चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। और आज मैं आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करने चल रहा हूँ दिसंबर 2019 का पेपर। दिसंबर 2019 का समाज कार्य का पेपर है ये, और ये पार्ट 1 है। और शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न से, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंधों को, देखिए किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संबंधों का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहता। और क्या बता रहा है कि अपने व्यक्तिगत और धार्मिक, राजनीतिक या व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहिए। यह कथन किसका हिस्सा बन सकता है? क्या समाज कार्य व्यवसाय का, पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत का, या आचार संहिता का, या गोपनीयता के संबंधित सेवार्थी की छूटों का? बताइए, ऑप्शन बोलिए। आचार संहिता इज द राइट आंसर। थर्ड ही सही जवाब है आपका कि 19वीं सदी में यूएस में समाज कार्य के महत्व को मिलने लगा, और फिर नगरीय क्षेत्रों में अधिक जो है समस्या पाई जाती थी, तो गरीबी, दुर्व्यवहार, आपराधिक घटनाएं इत्यादि चीज़ें देखने को मिलता था। तो आदर का महत्व स्थापित करना, व्यक्तिगत योग्यता की बात करना, स्वतंत्रता की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो अमेरिका में 1947 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स के सम्मेलन में औपचारिक नैतिक आचार संहिता को अपनाया गया था 1947 में। सन 1999 में संबोधित किया गया था आचार संहिता को। तो आचार संहिता व्यावसायिक संगठनों के द्वारा तैयार किया जाता है, ये बात भी आप लोगों को पता होगा, और यही सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी की बात कर ले, पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत। आपने नाम सुना होगा ब्रोफेन ब्रेनर का नाम। सन 1979 में इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया था, और यह सिद्धांत में बात कही गई थी बच्चों के स्कूल के वातावरण में माता पिता की भागीदारी को लेकर। तो इसने बेसिकली 5 स्टेप बताए थे कि एक सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। ये सिस्टम के बारे में यानी 5 ऐसे चरण थे जहाँ पे ब्रोफेन ब्रेनर के द्वारा 1979 में बताया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एक समाज कार्य व्यवसाय मूल्य आधार का, तो इसका मतलब ये है कि समाज कार्य एक व्यवसाय है, बिना मूल्यों के कोई व्यवसाय नहीं बन सकता है। आप अगर मैं बात करूँ, एक कोश विद्वान है, हरियंत की बुक होगी, आप लोगों को मालूम होगा, उसने साफ शब्दों में मनुष्य की योग्यता एवं उसकी गरिमा, मानव प्रकृति की क्षमता का विकास करना, मतभेदों के लिए सहनशीलता की बात करना, मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात करना, और वहीं साथ ही साथ कोनोफ्का ने समाज कार्य दर्शन में हर्बर्ट स्पेंसर के साथ एक अहम भूमिका निभाया था। ठीक है, तो वो बेसिकली व्यवसाय समाज कार्य का मूल्य था। गोपनीयता का सिद्धांत आप जानते ही हैं कि जो सेवार्थी होता है उसकी बातें जो है सामाजिक कार्यकर्ता को गोपनीय रखना चाहिए, ये बात आपको भलीभांति तरीके से मालूम है, इसलिए पहले का ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा ये सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है और कह रहा है आपसे कि भारत में समाज कार्य व्यवसाय में आचार संहिता को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये बात आपको मालूम होना चाहिए। राज्य सरकार तो नहीं होगा, समाज कार्य विषय को पढ़ाने वाले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा भी नहीं होगा, और समाज कार्य के व्यावसायिक संगठन होगा। ये आपका सही जवाब है, मैंने अभी आपको पढ़ाया पहले ही क्वेश्चन में, तो वो सही हो जाएगा। व्यवसाय की सेवक जो है सेवा योजकों द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगेन आपका थर्ड सही होगा। आचार संहिता के 2 प्रश्न ऐसे मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 2022 में आपको देखने को मिल जाए, इसके बारे में थोड़ा बहुत। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अब हम लोग। लिख रहे हो ना कॉपी पे, क्वेश्चन भी लिखते रहना ताकि पता चले आप लोगों को, है ना? ठीक है, क्वेश्चन लिखते रहिएगा, कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो ये अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, ईमानदारी से बता देना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा है कि व्यवसाय समाज कार्य अभ्यास का वह क्षेत्र है जिसमें स्वास्थ्य व्यक्तियों और पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पना का मतलब होता है डिज़ाइन करके उचित हस्तक्षेप क्रियान्वित करके सामाजिक कार्यकर्ता मानव और सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश को संबोधित करता है। तो वो क्या अस्पताल के अस्थिग्रस्त जो है अस्थिरोग के रोगी होंगे? तो गलत जवाब। ये बेसिकली आपको बता दूं, कार्य में लगे हुए जो कर्मचारी होते हैं वो व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास और मानव संबंधों को
निपुणताओं पर आधारित होता है, इसलिए कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए यह स्टेटमेंट सही तरीके से संबोधित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। अस्पताल के चिकित्सक के लिए गलत हो जाएगा, कार्यगृहों के जेल के जो निवासी हैं उसके लिए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कार्य में लगे जो कर्मचारी हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न था, जहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता मानव और सामाजिक आवश्यकताओं के परिवेश में संबोधित कर रहा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, थर्ड वाले का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, हरित समाज कार्य ज्ञान के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया हरित समाज कार्य सामाजिक कार्य ज्ञान के किस क्षेत्र का अनुप्रयोग करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकीय मॉडल को सुधारने के क्षेत्र में। देखिए मैं आप लोगों से बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कार्य करने का क्षेत्र। तो जो भारत में पर्यावरणीय प्रशासन से संबंधित है, पर्यावरणीय मैनेजमेंट के क्षेत्र में हरित समाज कार्य पर्यावरण संरक्षण एक सतत विकास है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है। तो हरित क्रांति के बाद जो है कृषि नवीन मशीनों को लेकर आया, और इसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों को बता दूं, जैसे ट्यूबवेल हुआ, पंप हुआ, ट्रैक्टर हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हरित क्रांति के बाद वाला जो कृषि नवीन मशीनोकरण में आया उसका प्रयोग की बात हो रही है। हालांकि पर्यावरण संबंधी मुद्दों को कार्य को लेकर बात की जा रही है, जहाँ पे हरित समाज कार्य को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। तो बेसिकली ये हरित क्रांति की वजह से भारत में ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर विकास हुआ। तो आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। हालांकि भारत में 1966 और 67 में 1966 और 67 में शुरुआत हुई थी हरित क्रांति, कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो 2 है, पर्यावरण संबंधी मुद्दा या सामाजिक कार्य ज्ञान के क्षेत्र के अनुप्रयोग से है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे जो कृषि मजदूरों की सहायता करने के क्षेत्र से गलत हो जाएगा आपका, और फुटपाथ पर रहने वाले जो प्लास्टिक और उत्पादक के स्थान पर कागज़ के उत्पादन का प्रयोग के लिए प्रोत्साहन करने का जो क्षेत्र होगा वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जो अनुप्रयोग है ना। तो अनुप्रयोग का मतलब बन जाएगा यहाँ पे पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर। इसके अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो क्या निकालेगा अनुप्रयोग में? एप्लीकेशन, अप्लाइड, हाँ जो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन 2 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। समाज कार्य समाज कल्याण सेवाओं में प्रदत्त करने की प्रक्रिया की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा चल रहा है ये, बोलो। पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ कितनी बार अभी पूछूंगा तब भी नहीं लिख रहा कोई भी बच्चा। अभी क्लास बंद कर दूंगा तो हो जाओगे सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। तो कह रहा है कि भाई कि समाज कार्य समाज कल्याण सेवाओं को प्रदत्त प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होगा डनहम के 28 सिद्धांत थे, है ना, ऑथर डनहम के। और उसी ऑथर के द्वारा दिया गया था, ऑथर डनहम के द्वारा 28 सिद्धांत, वह एक प्रक्रिया के रूप में आया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि सामुदायिक कार्य जो है समाज कल्याण सेवाओं का प्रदत्त करने की प्रक्रिया। तो ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट ऑथर डनहम का है। आप ध्यान रखिएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। एक आपने रॉस का नाम तो सुना ही होगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दिया था। मॉडल 3 आए थे, सामान्य रूपरेखा, विशिष्ट रूपरेखा, प्रक्रिया रूपरेखा, है कि नहीं। और रॉथमैन की बात अगर हम करें तो सामुदायिक मॉडल आया था, स्थानीय विकास था 1968 में, सामुदायिक नियोजन था, हालांकि इसको परिवर्तित किया गया 2001 में सामुदायिक क्रिया को लेकर। फिर उसके बाद सिद्दीकी महोदय का नाम आया था, प्रतिवेश विकास का मॉडल था, व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल था, और संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल था। बात करते हैं ट्रेकर के बारे में। ट्रेकर के नाम तो जानते ही होंगे, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क के बारे में इन्होंने 10 सिद्धांत बताए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा सर। सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया। अच्छा, मैंने इस प्रश्न को कई बार आप लोगों को बताया भी है। नहीं, ये प्रश्न, हाँ यही प्रश्न पर आधारित है, समाज कार्य व्यवसाय। हालांकि ये व्यवसाय को लेकर बात किया जा रहा है। तो 4 मूल अधिदेश के बारे में बात करना है आप लोगों से, तो है ना। समाज कार्य व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है पहले वाले को। दूसरा होगा इसका। दान, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण, परिवर्तन, विकास और सामाजिक संशक्ति और लोगों का संशक्ति और मुक्तिकरण, मानव समस्या। देखिए यहाँ पे दूसरा करेक्ट जवाब रहेगा आपका, दूसरा करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पे। ठीक है, समाज कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से बात कर रहा है, मैं समझ गया। सशक्तिकरण
ये सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, जीवन आवश्यकता, जीवन गुणवत्ता। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण कैसे चल रहा है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है। पहले आप जब परिवर्तन करेंगे तब व्यवसाय समाज कार्य आएगा। तो यहाँ पे मैं मुझे स्लाइड शो नहीं हो रही है। लेफ्ट करके ज्वाइन, दोबारा से ज्वाइन हो। जब अगर हम बात करें यहाँ पे समाज कार्य व्यवसाय के रूप में ना, तो आप परिवर्तन को ध्यान रखिए। सामाजिक परिवर्तन से, सामाजिक संरचना में परिवर्तन से समझता है। और फिर उसके बाद ये बात जानते हैं कि स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक विकास का रूप माना है। तो देखिए परिवर्तन से विकास बन रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक विकास होता क्या है, तो सामाजिक विकास क्या होता है, व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण करना होता है, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को ग्रहण करना होता है। और जब सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को ग्रहण करते हो तो वो सामाजिक विकास का पार्ट बनता है, और वो बन जाता है हार्लॉक की परिभाषा, वो बन जाती है हार्लॉक की परिभाषा। और सामाजिक संशक्ति की बात होती है, तो संशक्ति का मतलब होता है सामंजस्य, यानी सामाजिक सामंजस्य में साझा जो मूल्य होगा, जो व्याख्या होगा, उनके समुदायों का निर्माण करेगा, तो वो सामाजिक सशक्तिकरण हो जाएगा। उसके बाद सशक्तिकरण होता है, सशक्तिकरण कह लो या मुक्तिकरण कह लो, बात एक ही होती है। तो समुदाय में स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता के जो स्तर होता है उसको बढ़ाने की बात करता है। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग समुदाय के स्वायत्तता की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 वाला सही रहेगा। समाज कार्य व्यवसाय के एक दूसरे से रिलेट करते हुए यहाँ पे डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट जवाब रहेगा। इतिहास के परिप्रेक्ष्य से, दृष्टिकोण से बात करता तो मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 बताता, तो वो इतिहास के परिप्रेक्ष्य से था। ठीक है, हिस्ट्री के तो परिप्रेक्ष्य। विकास की स्टेप। हाँ, वो भी आप कह सकते हो, इतिहास में जो समाज कार्य का व्यवसाय था, विकास था, उसकी बात कर रहा था वो, ये बात भी आप कह सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखती हैं तो एक और प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि योग्यता निर्धारक का प्रभाव जो होता है, योग्यता निर्धारण करते समय उस व्यक्ति पर जिसकी योग्यता का निर्धारण होना है, जहाँ पे गुणों का सामान्य प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। हेलो इफेक्ट। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 57 है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। पहला वाला हेलो इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, हेलो इफेक्ट है ना। ठीक है, यहाँ पे हेलो इफेक्ट इज़ द राइट आंसर होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। हेलो इफेक्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो घटना के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पे उस योग्यता का निर्धारण का प्रभाव, योग्यता निर्धारण करते समय उस व्यक्ति पर जिसकी योग्यता का निर्धारण होना है, जहाँ पे गुण जो है सामान्य प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, हेलो इफेक्ट बन जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए आप सभी लोग। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह आपका जो है ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारे सामने दिया गया है, लीनियंस प्रॉब्लम, ये क्या होता है, लीनियंस प्रॉब्लम, उदारता की समस्या क्या होती है, या आप ये कह लीजिए इसे उदारता में कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए जो है लीनियंसी प्रॉब्लम, क्या हो सकती है, बताइए ज़रा एक बार मुझे। लीनियंसी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उदारता प्रभाव। अगर हम बात करेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, उसको बता देना आप सभी लोग। अगर हम बात करते हैं तो उदारता पूर्वाग्रह ठीक वैसा ही है जैसा लगता है, जिसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की रेटिंग है उस पर बहुत आसान है। इसका मतलब कि कभी स्कोर बहुत अधिक हो सकता है तो कभी कम हो सकता है। तो जो हेलो प्रभाव होता है, हेलो इफेक्ट जो होता है, उसी की तरह एक उदारता पूर्वाग्रह एक कर्मचारी की ताकत है, जहाँ पे कमजोरियों के सही पैटर्न को जानना चुनौतीपूर्ण बनाता है। तो किसी समस्या को जानने के परिप्रेक्ष्य में, उसको निर्धारण करने के परिप्रेक्ष्य में चुनौतीपूर्ण बनाता है लीनियंसी प्रॉब्लम। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसेंसी इफेक्ट, नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंसी जो इफेक्ट होता है, ये बेसिकली आपको इस चीज़ से रूबरू करवाता है कि जो प्रस्तुत की गई जानकारी है, उस जानकारी को अच्छी तरह से याद करने की प्रवृत्ति बताता है, अच्छे से याद करने की प्रवृत्ति को बताता है। यदि आप वस्तुओं को, एक सूची को याद करने की कोशिश करते हैं, तो पुनरावृत्ति का जो प्रभाव बनता है वह उस सूची से उन वस्तुओं को याद करने की अधिक संभावना रखता है जिनका आपने अंतिम अध्ययन किया है, जिसका आपने अंतिम अध्ययन किया है।
तो वह बेसिकली एक प्रकार से बताता है आपको रिसेंसी इफेक्ट, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह ये है, जिसमें उन वस्तु विचार और तर्क को आखिरी बार आने वाले लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से याद किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा ऑप्शन आपको बताता है, चौथा ऑप्शन आपको बताता है यहाँ पर अनक्लियर स्टैंड प्रॉब्लम। क्या हो सकता है अनक्लियर? जो समस्या सामने पर वो स्पष्ट। वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। ओके, देखिए अनक्लियर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो ये एक प्रकार से एक ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पे व्यक्ति विश्लेषण करने में उसको दिक्कत होती है, अस्पष्ट होने में या उसका विश्लेषण करने में उसको दिक्कत हो रही है किसी चीज़ को, या मान लीजिए कोई एक्टिविटी है या कोई गतिविधि के दौरान या कोई क्रिया है जिसमें करते समय उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो अनक्लियर हो रही है उसके सामने, वहाँ पे उसको अनक्लियर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बोला जाता है। परंतु हेलो इफेक्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, और एक रिसेंसी इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप लोगों से हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बताओ। ये 8वां क्वेश्चन नंबर ये 8 आ गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, कह रहा है आपसे कि उत्तरवर्ती बाल्यावस्था की दल आयु कहा जाता है। देखिए हॉरलॉक आपको मालूम होगा, हॉरलॉक ने जन्म से पूर्व की अवस्था बताया है और प्रारंभिक शैशवावस्था बताया है, बाल्यावस्था बताया है, पूर्व बाल्यावस्था बताया है, उत्तर बाल्यावस्था बताया है, किशोरावस्था बताया है ना। कारण होगा। तो यहाँ पे ये आपको बताना है किसके बारे में? दल आयु के बारे में, जिसको थर्ड वाला। हाँ, क्या थर्ड वाला? दल आयु उत्तर बाल्यावस्था की आयु क्या होती है ये बताइए। गैंग एज बोलते हैं इसको, जब बच्चे अपने हम उम्र के साथियों के साथ रहना खेलना पसंद करते हैं। आयु इसकी 6 से लेकर 11 वर्ष है। ठीक है, 6 से लेकर इसको 11 वर्ष आयु है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी विशेषता शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता बताता है, मानसिक योग्यता का विकास बताता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वास्तविक जगत के संबंध में रखते हैं, रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं, आत्मनिर्भरता की भावना रखते हैं, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, संवेगों पर नियंत्रण होता है। तो ऐसे में बच्चे उपलब्धि की दिशा से दूर हो जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे भावनाओं की बात अगर हम करें कि बाह्य अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे अपने साथी क्रियाकलाप में रुचि लेते हैं, ये बात सही है। ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो एक ऐसी एज है, अनोखा काल है ये। इस अनोखा काल में अगर हम बात करें 6 से 11 वर्ष की आयु में, तो अपने पीयर ग्रुप वाले बच्चों के साथ रहना चाहते हैं ये लोग, जैसा वो खेलेंगे वैसे ही खेलना भी चाहते हैं। ठीक है, और वे अपने साथियों के व्यवहार के प्रतिमानों के समरूप व्यवहार भी करते हैं, मतलब जिस तरीके से वो दूसरा व्यवहार करता है उसी तरीके से वो भी उसके साथ व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। और बच्चे आयु के रोम में जो है में रोब जमाने वाले नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 9 नंबर का, ये आपके सामने है 9, शोक संतृप्तता परामर्श की बात कर रहा है। तो यह एक प्रकार से प्रियजन को खोने की बात कर रहा है। तो प्रियजन खोने में परामर्श दिया जाना, क्या होना यहाँ पे? आपने एक नाम सुना होगा PTSD। PTSD जो होता है आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। यह एक मनोरोग विकार है और यह बेसिकली प्राकृतिक आपदा और गंभीर दुर्घटना या बलात्कार या जैसे दर्दनाक घटना का अनुभव या देखा जाता है। तो ऐसे में हमें इस तरीके के व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं PTSD के बारे में। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड के बारे में, प्रियजन को खोने का शोक निकालने में भद्द करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका, ये आपका सही माना जाएगा। बाजपन समस्याओं को लेकर गलत है, दुर्व्यवहार को लेकर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे सर ऊपर फोर्थ ऑप्शन में वही लिखा था PTSD। हाँ, उसी को तो बारे में बताया हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर है, चुनाव करने के एक बार दिखा दीजिए क्या है इसमें बताओ। तो सर ये आप थर्ड वाले की जगह अगर फोर्थ चुने तो गलत हो जाएगा क्या? और क्या,
पीटीएसडी क्या है? पीटीएसडी क्या है भाई? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ये। पर्सन भी तो लिखा है साथ में, ए वाले इस डिसऑर्डर के व्यक्ति को दिया जाता है ये परामर्श, यही तो लिखा क्या है। हम बताएं आपको? क्या पीएसटी हुआ? के बारे में अगर हम बात करें, पीएसटी वाले जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति किस चीज़ का अनुभव करता है? दर्दनाक घटना का अनुभव करता है, गंभीर दुर्घटना का, बलात्कार और प्राकृतिक आपदा। ऐसे बहुत सारे लोगों की जो मन में धारणाएं बन जाती है, उन धारणाओं को रिप्रेजेंट करता है पीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये स्ट्रेस से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम ऐसा करना, जो ऐसे स्ट्रेस वाले व्यक्ति रहेंगे उनको इसी तरीके से देना परामर्श। पीटीएसडी का फुल फॉर्म जब बता दिया तो इससे साफ शब्दों में स्पष्ट हो जाता है ना सारी चीज़ें। ये स्ट्रेस से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहाँ से? शोक संतृप्ति को बताता है, प्रियजन को खोने का शोक बताता है। पीटीएसडी में थोड़ी होता है खो गया वो कोई प्रियजन। गजब के लोग हो यार, पता नहीं क्या पढ़ते हो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। निदान किस प्रकार का जिसका पार्लियामेंट का वर्णन नहीं किया जाता है? अब देखो, पार्लियामेंट ने बताया है, गतिशील निदान बताया, नैदानिक बताया, गेस्टाल्ट बताया है, और इसके बाद देखिए हेतु निरूपी बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको बता रहा है गेस्टाल्ट थेरेपी। क्वेश्चन नंबर देखो, एक तो गेस्टाल्ट दिख रहा है। मैंने कहा है कि नहीं, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, यूजीसी में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और यही आपको बता दूं, जो गेस्टाल्ट है यही आपका नहीं होता है, गेस्टाल्ट नहीं होता है। बाकी अगर हम बात करें गतिशील, नैदानिक और हेतु निरूपी, ये 3 ऐसे प्रारूप हैं जो नाम हमें देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट का, निदान की, डायग्नोसिस की प्रक्रिया में। ठीक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केसवर की किताब भी गार्टन हैमिल्टन की किताब है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ गेस्टाल्ट चिकित्सा की बात हो या गेस्टाल्ट डायग्नोसिस की बात हो, तो पल्स का नाम याद रखिएगा, उनके साथ साथ लोरा का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप उनके लोरा का भी नाम रखेंगे यार। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, यही आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? बताओ, बोलो एक बार। हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़िए ज़रा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा आ गया? ये 10, क्वेश्चन नंबर 10 था ये कि 9 था? 9 ये था, 10 ये हो गया, पहले वाला 9 था, इस बार 10 आ गया। अब आ गया 11। चलो बताओ ज़रा मुझे ये प्रश्न 11 नंबर का, कार्यकर्ता और सेवार्थी संबंध के 7 सिद्धांत। देखिए, 7 सिद्धांत आपको फेलिक्स बिस्टिक के द्वारा बताया गया है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। फेलिक्स बिस्टिक का एक किताब थी, द केश वर्क रिलेशनशिप, 1957 में आई थी, 1957 में आई थी। गार्टन हैमिल्टन की जो किताब थी, तो बताया, अभी मैंने बताया, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क में, ये आप याद रखिएगा। और एक आपका नाम आता है स्वीथन, जो है बावर्स, स्वीथन बावर्स की जो किताब है, ये द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ करके किताब आई थी, ऑफ सोशल केस वर्क करके। नेचर की बात करता था, परिभाषा की बात करता था सामाजिक व्यक्तिक कार्य में। सन 1949 में आई थी, 1949 में आई थी। एच पार्लियामेंट तो जानते ही हो, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग केस वर्क है जो 1957 बताता है। और एक रिलेशनशिप, द हर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल करके किताब आई थी, इसी की थी। परंतु इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया भाई आप लोगों के सामने, बड़ा बढ़िया सवाल है, आपके तर्क पर आधारित है ये। सामाजिक समूह कार्य जो है सामान्य व्यक्तियों से संबंधित है, ये बात तो सत्य है। या सामाजिक व्यक्तिक कार्य असामान्य व्यक्तियों से संबंधित है भाई। या कथन आप किस रूप में मानोगे? पूर्ण गलत मान लो, या अशुद्ध कथन मान लो, आंशिक रूप से सही मान लो, या आंशिक रूप से अशुद्ध मान लो। समाज कार्य का एक लक्ष्य है, क्या मानना चाहोगे? पहला। पूर्ण रूप से गलत है और अशुद्ध कथन है। मतलब सामाजिक समूह कार्य जो होता है वो सामान्य व्यक्तियों के संबंध में होता है, और जो व्यक्तिक कार्य होता है वो असामान्य। मनोचिकित्सक रूप से लिया जाए तो फिर ये अशुद्ध हो सकता है, असामान्य व्यक्ति हो सकता है। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, चिकित्सा के रूप में लेना चाहते हो, यही कर रहे हो ना आप? जी सर। कि भाई सामाजिक समूह कार्य एक सामान्य नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ तो दोनों में सामान्य और असामान्य बातें हो सकती हैं। सामान्य व्यक्ति का मतलब होता है एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास कोई समस्या ही ना हो, और असामान्य व्यक्ति वो होता है जिसके पास कोई समस्या हो। तो असामान्य अगर आप दोनों में कहोगे तब आप कहते हैं कि आंशिक रूप से ये कथन सत्य है।
तो आंशिक रूप से आप कथन सत्य को मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ सामान्य चीज़ें भी ली जाती है, इसलिए हमने कहा आंशिक रूप से लेते हैं। यहाँ पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट गलत गलत आ गए हैं। दोनों में अगर असामान्य होता तो पूर्ण रूप से ने कहा कि आप आंशिक रूप से सही कथन मानते उसको। और दोनों, अगर इसको सही कैसे कहते, इसको सही कैसे बोलते हो कि ये पूर्णता रूप से सत्य हो जाता, तो जब जहाँ पे सामान्य और असामान्य व्यक्तियों के संबंध में बात होती, केस वर्क में भी ग्रुप वर्क में भी, है ना, तो वो दोनों की बात करते तो वो सही हो जाता है। हालांकि वो सही ना होने की वजह से ऑप्शन में यही आता तो वो एक लक्ष्य बन जाता, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता। यहाँ लेकिन सही गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया ना। सामाजिक समूह कार्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है, जरा बताइए। ओके, देखिए यहाँ अगर हम आप लोगों से बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका ना सामाजिक समूह कार्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए समझिए, पहचान का विकास हो सकता है, व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, मानक कार्यक्रमों का विकास हो सकता है, समूह सदस्य हेतु कार्य करने के तरीकों का विकास हो सकता है। आपको बता दूं यहाँ पे अगर सामाजिक समूह कार्य मूलभूत रूप से किसकी बात करें, समूह सदस्यों को नहीं, व्यक्तित्व की विकास होगी। समूह सदस्य का केवल बात होता है कि जो लक्षित व्यक्ति हैं, और व्यक्तित्व का विकास में अगर हम बात करें लक्षित व्यक्ति के साथ साथ जहां आप समूह या समुदाय में काम जहां कर रहे हैं आप उस क्षेत्र का विकास करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास बेसिकली आपका सही माना जाएगा सामाजिक समूह कार्य में। तो हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व है, वही मनुष्य की पहचान है, और इसमें वंशानुक्रम और परिवेश दोनों प्रधान माने जाते हैं। तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग माना जाता है। तो व्यक्तित्व गुणों को समन्वित रूप में देखा गया है। आत्मचेतना, निरंतरता, निर्माण की क्रिया, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, इस रूप में देखा गया है। आपने अगर पढ़ा हुआ कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी के रूप में इसने क्या किया है, एक प्रकार से टाइप बताया। व्यक्तित्व परीक्षण भी अगर आप देखेंगे तो प्रक्षेपीय में अगर आप देखेंगे तो हरमन रोसा शाही डब्बा एक परीक्षण है, रोसा का ये टी मुर्रे का है 1935 में, CAT बैलोक का है 1948 में आया था, SAT है बैलोक का, ठीक है। इस तरीके की बात हुई। हालांकि 13वीं शताब्दी में अगर हम बात करें, पर्सनालिटी एक ऐसा शब्द है जो पर्सोना के लैटिन भाषा से निकल के आया था, मुखौटा और नकली चेहरा के रूप में उसको एक शाब्दिक अर्थ बताया था। तो यहाँ पे जो सामाजिक समूह कार्य का मूलभूत रूप बनेगा वो व्यक्तित्व के विकास से बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा आ गया, 15, 14, बोलो 14 नंबर। निम्नलिखित में से रोथमैन द्वारा दिया गया जो सामुदायिक संगठन है, सामाजिक नियोजन का मॉडल का लक्ष्य क्या बन सकता है। समुदाय की समस्या को दूर करना। ओके, आपने यहाँ पे पहला का चुनाव किया, पहला ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि सारभूत सामुदायिक समस्याओं की समस्या का समाधान करना, या एक प्रकार से आप सिंपल भाषा में कह लीजिए समुदाय की समस्या को दूर करना। ऑप्शन नंबर पहला, बहुत सरल सवाल था। और ये किसका परिभाषा बताया गया है, ये किसकी मॉडल्स की बात की जा रही है, रोथमैन की। हाँ, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण या अस्वीकृति या शक्ति के आकलन की युक्ति को कहा जाता है क्या। परामर्श बोल लोगे, सामाजिक नियंत्रण या समाजमिति या व्यक्तिक समाज का, समाजमिति कहना उचित समझोगे आप लोग, ठीक है। ये समाजमिति विधि के प्रेरणा कौन है, कब आया था, कब आया था, 1934 में। इस तकनीकी का प्रयोजन समूह में व्यक्ति के विशेष की सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रक्रियाएं देखने को मिल सकती है। परामर्श मंत्रणा की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो दूसरे से ली जाने वाली सलाह को ही हम लोग बोलते हैं मंत्रणा या परामर्श वाली प्रक्रिया। चलिए, सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और डनहम ने सामुदायिक संगठन के कितने सिद्धांत बताए थे, 28, यही आपकी सही जवाब है। 13 सिद्धांत किसने बताए हैं,
रॉस के द्वारा बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन भागीदारी प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तरीका नहीं है। फोर्थ वाला, स्थापित ना करें। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जो औपचारिक साक्षात्कार भी बनाता है, समाज संसाधनों का मानचित्रण भी बनता है और सहभागिता परीक्षण भी बनता है। सामुदायिक नेतृत्व में कोई संपर्क स्थापित ना करना, ये बेसिकली कोई जन भागीदारी का कोई तरीका ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 4 वाला है ये आपका सही माना जाएगा, है ना। यहाँ पर सेवार्थी और पर्यावरण के बीच में अंतःक्रिया के फलस्वरूप बनी गेस्टाल्ट अर्थात समग्रता, ये मैंने कई बार बोला है आप लोगों को, या कुल सविन्यास की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? सॉरी किसमें होता है प्रयोग, किसमें होता है? समूह कार्य में। यहाँ पे अगर हम बात करें सन 1912 में गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत आया था, एक प्रारूप के रूप में, एक आकार आकृति के रूप में आया था, जहाँ व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि समग्र रूप से सीखता है, तो वो सामाजिक व्यक्तिक कार्य में आएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सामाजिक समूह कार्य गलत है, समाज कार्य शोध गलत है, सामुदायिक संगठन भी गलत है। तो सेवार्थी और लेडी लिखा हुआ था, पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया की बात कर रहा था, गेस्टाल्ट की हम बात कर रहे थे, तो यह सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर पहला वाला ही, सामाजिक व्यक्तिक कार्य। कई बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, ये भी आप लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लीजिए। जनसंख्या संबंधी कोई सूचना ना होने की स्थिति में प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग का कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? तो जनसंख्या की बात की जा रहा है और ये भी बात कर रहा है कि सूचना ना होने की स्थिति में, बताइए। स्नोबॉल प्रतिदर्श इज द राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जनसंख्या तो होती है लेकिन कोई सूचना ना होने की स्थिति में भी हमारे सामने। तो मैंने बताया था आप लोगों से कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, और वह सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो वो 2 व्यक्तियों को फॉर्म देता है, फिर वो उसमें से एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को फॉर्म देता है, इस तरीके से चैन चलती है। और वह प्रक्रिया जो आपकी देखने को मिल जाती है स्नोबॉल के अकॉर्डिंग मिलती है। तो ये एक प्रकार से जो है कभी कभी सूचना मिलती भी नहीं है ना, तो वो स्नोबॉल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो करेक्ट होने वाला है ये 4 वाला ही सही जवाब रहेगा आपका। 4 ही आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा स्नोबॉल के बारे में। स्पष्ट हुआ? बोलो। ठीक, हाँ, बात याद रखिएगा सभी लोग, है ना। हिमगेज की तरह उसको बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, है ना। कोटा क्या होता है? कोटा बेसिकली एक गुण और विशेषता के आधार पे अलग अलग भागों में डिवाइड करने की बात करता है कि नहीं। कोटा सैंपलिंग, ये तो आपको मालूम होगा। यथांश इसको बोला जाता है, यथा अंश के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पक्षपात भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और एक आता है सुविधाजनक की बात करते हैं, तो सुविधाजनक का मतलब आपको सुविधा लगा तो भाई जहाँ जाना था वहाँ जाके आपने रिसर्च कर लिया, तो ये भी भेदभाव के आधार पे हो जाता है ना। आपको मराठी भाषा आती तो आपने मराठी भाषा का यूज कर लिया, है ना। ये सुविधाजनक उद्देश्य बना। और एक उद्देश्य प्रतिदर्श होता है जिसको पर्पस के नाम से भी जानते हैं आप सभी लोग, है ना। तो वो तो आपको किसी पर्टिकुलर एक उद्देश्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए शोध कार्य किया। मैंने दिल्ली के भूकंप कोई प्रभावित क्षेत्र हुआ और उस क्षेत्र में सीमित में आपने गया और आपने रिसर्च किया, तो वो अपने मन मर्जी से आप कर रहे हो उस क्षेत्र में, तो ये भी आपका बन जाता है 100 उद्देश्य वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 4 वाला, बाकी सारे गलत हो जाएंगे यहाँ पे। प्रतिदर्श सैंपलिंग का वह पद्धति है जो संभावित आकलन करने के आधार पे उपलब्ध नहीं कराती कि प्रतिदर्श में जनसंख्या के प्रत्येक मद जो होंगे सम्मिलित होंगे, निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? संभाविता, पहला वाला। यहाँ पे संभाविता गलत हो जाएगा, ये गैर संभाविता हो जाएगा। देखिए, प्रतिदर्श की वह पद्धति है जो संभावित का आकलन करने के आधार पे उपलब्ध नहीं कराती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है संभाविता के आधार पे उपलब्ध नहीं करा रही, तो हमारे सामने प्रतिदर्श क्या निकल के आ गया? गैर संभाविता आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक फ्रेम में प्रतिदर्श प्राप्त करने की तकनीकी या पद्धति की सुनिश्चित योजना को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ये भी प्रश्न आपके सामने अच्छा है। देखिए, आपको अगर हम बात करें, एक प्रतिदर्श डिज़ाइन है आपके सामने, एक पैरामीटर है, एक प्रतिदर्श फ्रेम है, एक समग्र मानचित्र है। पहले हम देखते हैं इसी के बारे में
ठीक है, आपने नाम सुना होगा रैंकिंग स्किल के बारे में या रैंकिंग विधि के बारे में। सबसे सरल प्रदर्शन मूल्यांकन विधि होती है ना। उन विधियों में से अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को एक समूह में सर्वश्रेष्ठ के लिए सबसे खराब स्थान भी दिया जाता है। तो रेटिंग मेथड एक प्रकार का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सही जवाब अगर आप यहाँ पे देंगे तो जो वैधानिक शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो सही जवाब किस चीज़ को आप प्रस्तुत करना चाहेंगे, जहाँ पे प्रतिदर्श का तकनीकी पद्धति को सुनिश्चित योजना के रूप में निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाएगा? वैधानिक रूप में किसके रूप में बताएंगे आप? इसकी इंग्लिश नहीं है ना, एक मिनट यहाँ पर। अच्छा, इंग्लिश नहीं है, बताओ किस रूप में जानोगे आप इसको? पैरामीटर या तो पहला होगा या फिर चौथा हो जाएगा समग्र कमान चित्र। पहला या देखिए, चौथा। तकनीक एक फ्रेम में विकसित कर रहे हैं, डिज़ाइन होना चाहिए आई थिंक प्रतिदर्श, जो डिजाइन जहाँ पे होता है। तकनीकी को सुनिश्चित योजना में रूप में डिज़ाइन इज द राइट। किसी के पास इसका आंसर है? आंसर है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, शाबाश बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। एक प्राधिकार वैधानिक शक्ति है। वैधानिक शक्ति भाई जानते हैं, केवल वैधानिक कानून द्वारा दी गई होती है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, अथॉरिटी। समूह का प्रत्येक पुरुष की शेष सभी सदस्यों से तुलना की जाती है कि और उन्हें सामान्य रैंक वार के रूप में रखा जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, रैंकिंग स्किल होगा, है ना, श्रेणीकरण होगा। हाँ, ये रैंकिंग हो जाएगा, ये रेटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा, तो पेयर हो जाएगा ना, पेयर हो जाएगा, ये ग्रेड हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा भाई। प्रत्येक पुरुष की शेष सभी सदस्यों की तुलना की जाती है, उन्हें सामान्य रैंक वार रखा जाता है, तो ये श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ग्रेड क्या है? ग्रेड प्रणाली क्या है जानते हो? सर, ये जो अन्य सभी सदस्यों से तुलना कर रहा है तो हर किसी का अलग अलग आएगा, तो फिर श्रेणी में आ जाएंगे क्या कुछ? श्रेणी में ही तो आएंगे। श्रेणी का मतलब क्या होता है? रैंकिंग होती है। जो समान गुणवत्ता वाले होंगे तो वो एक श्रेणी में आ जाते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे समान गुणवत्ता वाले, एक समान गुणवत्ता वाले कैसे? वो तो ग्रेड की रिप्रेजेंट होगा भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों ये बात को समझते नहीं हो? मैंने कहा कि समूह के प्रत्येक पुरुष जो है शेष सभी सदस्यों की तुलना की जा रही है शेष में, और फिर कह रहा है कि उन्हें ही सामान्य रैंक वार में रखा जाता है। तो आप उन्हें सामान्य रैंक वार में तब रख पाओगे जब वहाँ पे अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर पाओगे, आप अच्छे तरीके से प्रदर्शन विधि का मूल्यांकन कर पाओगे। कर्मचारियों को एक समूह में सर्वश्रेष्ठ के लिए अगर किसी का खराब स्थान आया तो उसे नीचे रखोगे, अच्छा स्थान आया, अच्छा व्याख्या किया तो उसे ऊपर रखोगे, तो वो श्रेणी के अंतर्गत आएगा, वो रैंकिंग के अंतर्गत आएगा। रैंकिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। जो ग्रेड प्रणाली, बताओ ग्रेड प्रणाली क्या होती है? ग्रेड प्रणाली अंक है, प्रतिशत है, ये सब आ जाते हैं। यह एक प्रकार की प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है जो पूरी तरह से बिंदुओं पर आधारित होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, अगर भाई कभी कभी 10 नंबर पाता है तो उसको ए देते हैं, 8 नंबर पाता है तो बी देते हैं, है ना। इस तरीके से आजकल रिजल्ट में भी आप देखोगे तो 70 के प्लस होता है तो उसे रेटिंग स्केल दिया जाता है, ए प्लस कर दिया जाता है। 80 हो जाता है तो ए डबल प्लस कर दिया जाता है ना। इसी तरीके का आपने नंबर देखा होगा। और अगर इससे नीचे आता है 70 से, यानी 65 भी आता है तो बी कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है उसको, है ना। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका केवल पहला वाला। तो ये कैटेगरीज वगैरह है जहाँ पे आप एक ऐसी प्रणाली की व्याख्या करते हैं जहाँ पे प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों का, सेवार्थियों का, क्लाइंट का, है ना। तो निर्धारण कब से जाते हैं? निर्धारण एक प्रकार का रेटिंग बताता है। रेटिंग प्रदर्शन ऐसी होती है जहां आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक विधि मानी जाती है। ऐसे दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कर्मचारी की विभिन्न नौकरी प्रदर्शन मानदंड को रखना, ईमानदारी को रखना, आउटपुट को रखना और उपस्थिति को रखना। तो कुल टोटल मिला जुला के जो निर्धारण बिंदु होता है वो 1 से 10 तक की जो संख्यात्मक रूप में आप रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग रेटिंग स्केल या रेटिंग मेथड या उसको निर्धारण बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है,
वहीं बात करते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैकल्पिक समाधान के, तो वो एक क्रमानुसार लगाना है आपको। तो ये आपका एक संतृप्त होता है। संतृप्त अभी आप लोगों ने देखा था जो है सैचुरेशन की बात कर रहे थे, अत्यधिक की बात कर रहे थे, जितना संभव हो उतना नमी धारणा की बात करते हैं, जब तक कि वह जितना हो सके उतना अवशोषित करने की बात या अवशोषित ना करने की बात। तो जब निर्णय लेने की प्रक्रिया बनती है तो वह संतृप्त नहीं बनेगी। वैकल्पिक समाधानों को समझदारी और क्रमानुसार लगाने की बात करेंगे। विचार विमर्श आपका सही रहेगा, यहाँ पर विचार विमर्श सही रहेगा, ठीक है। उद्भवन बेसिकली क्या बताता है, इंक्लूडेशन की बात करता है, रोग से आक्रांत होने की बात करता है, जिसके लक्षण प्रकट होने के बीच के समय की बात करता है, या आप ये कह लीजिए कि एक प्रकार से सही तापमान पर रखने की बात करने की प्रक्रिया करता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पर उद्भवन भी नहीं होगा, इसको इंक्लूडेशन की बात करते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। अलंकरण भी आपका सही नहीं है ना, अलंकरण भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण का भाग नहीं हो सकता है? तो क्या सर ये फोर्थ वाला अच्छा परियोजना भाई, नीतियों की हाँ उपयोगिता यहाँ का पर जैसे आपने मूल्यांकन बताया करना। कि उत्तरदायित्व का लेखा परीक्षण का भाग ने परियोजना का व्यय की संगति की समीक्षा करेगा, व्यय अभिलेखों का विश्वसनीयता और सटीकता से समीक्षा करेगा, संसाधनों का आवंटन की समीक्षा करेगा। परियोजना जो होती है वो नीतियों का उपयुक्त का मूल्यांकन करना। तो भाग नहीं है उत्तरदायित्व का, तो भाग नहीं है मूल्यांकन का, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए ये फाइनेंस लेखा क्षेत्र में परीक्षा जवाबदेही मतलब हाँ जिसमें जो लिखा पढ़ी करने की जरूरत पड़ेगी ना, वो ऊपर के 3 लास्ट में लिखा। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में जो जवाबदेही का अर्थ यहाँ पे बताया जाता है, उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण के जो अर्थ बताया जाता है कि किसी व्यक्ति या विभाग को किसी विशिष्ट कार्य के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो जिम्मेदार ठहराने के परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताता है, जो जवाबदेही में उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है। परंतु प्रश्न था उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण का भाग नहीं होगा, तो वो ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट होगा। बाकी वैधता, विश्वसनीयता, समीक्षा, आय व्यय की भी, आवंटन की भी, बजट की भी, सभी चीज़ों की बात रखता है उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण का भाग, ठीक है। मूल्यांकन का काम नहीं, तो ये सिंपल सी बात है। आप कहीं एनजीओ अगर आप काम करेंगे ना तो सारी चीज़ें आप मैनेजमेंट करेंगे, मूल्यांकन के अंतर्गत वो प्रक्रिया आपका उत्तरदायित्व लेखा परीक्षण के जो क्लर्क वगैरह की भूमिका आती है वो नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक नियोजन जब सामुदायिक दृश्य विन्यास होता है तब उसे डैश कहते हैं। प्रतिवेशी नियोजन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 25। अच्छा 25 ओके। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए सामाजिक नियोजन, आपको मालूम होगा सामाजिक प्रतिवेश विकास का एक मॉडल आया था, ठीक है। प्रतिवेश विकास का मॉडल सिद्दीकी के द्वारा दिया गया था। तो उस प्रक्रिया में जब सामुदायिक दृश्य विन्यास होता है तो उसे ही हम प्रतिवेशी नियोजन कहते हैं, सूक्ष्म नियोजन नहीं करेंगे। ये पड़ोस योजना आवासीय क्षेत्रों की विभिन्न भौतिक इकाइयों को बनाने का प्रयास करता है, जिसमें जीवन की एक विशेष रैंक से संबंधित लोग बस जाते हैं या रहते हैं। तो वो आपकी कहलाती है क्या? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 25 का, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो प्रतिवेशी नियोजन दिया गया है। ये सिद्दीकी का स्टेटमेंट है। सामाजिक नियोजन जब सामुदायिक दृश्य विन्यास होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब यही माना जाएगा। एक अगर हम बात करते हैं, आपने नाम सुना भी होगा, यहाँ पे देखिए एक प्लानिंग की बात हो रही है, धरातल स्तर प्रणाली, जिसे एक प्रकार से ग्रास रूट लेवल की प्लानिंग हो रही है, जिसे हम माइक्रो लेवल प्लानिंग के रूप में भी जानते हैं इसी को। तो एक तकनीकी है जो सामुदायिक लोगों की विकासात्मक ज़रूरतों की पहचान करता है ये, ठीक है। तो ग्रॉस लेवल का हो जाता है। और एक सूक्ष्म है, ये तो आपको मालूम ही होगा, माइक्रो होता है ये, ये
सूक्ष्म इसीलिए अंतर्गत आ जाएगा सूक्ष्म यदि माइक्रो सूक्ष्म होता है, पदार्थ के हाँ, तो सामाजिक कार्यों के समान होगा, जिसमें यह अभी भी एक प्रकार से मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों से लेकर सामाजिक और आर्थिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक कठिनाइयों तक विभिन्न जो चुनौतियां मिलती हैं उन चुनौतियों को सामना करने वाले जो लोग होते हैं उनको सीधे तरीके से समर्थन प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन इसको देता है। और ये आपको बता दूं कि ब्रोफेन ब्रेनर का जो पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत है 1979 में जो आया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न बनाया गया था, ठीक है। और एक आपका मीज़ो होता है, मीज़ो तो माइक्रो से ही रिलेट करेगा, और यहाँ पे जो सूक्ष्म होता है वो बेसिकली माइक्रो ही प्लानिंग होती है, जहाँ पे एक योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसे भागीदारी योजना के रूप में भी हम कह सकते हैं। तो सामाजिक दृश्य के रूप में किसे जाना जाता है, ये प्रतिवेशी नियोजन को जाना जाता है, प्रतिवेशी नियोजन को जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, ये सही सवाल था आपके सामने, ऑप्शन आपका पहला ही, दूसरा ही सही जवाब रहेगा। एक तरफ सतत विकास ध्येय है, ध्येय का मतलब लक्ष्य होता है, डैश लक्ष्य है जिन पर सभी डैश संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश सहमत हैं। तो क्या आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक चला है। 2015 में यूएस के शिखर बैठक में 193 जो है सदस्य शामिल थे। आपको मालूम होगा कि देशों में अनुमोदित किया गया था, उन 191 संयुक्त राष्ट्र देश इसमें शामिल किए गए, जिसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे, 169 क्या बनाए गए, विशिष्ट लक्ष्य रखे गए थे, विशिष्ट लक्ष्य रखे गए थे। ये बात आपको भली भांति तरीके से मालूम है। और यहाँ तक आप ये भी जानते हो कि जो अभी ब्रटलैंड एक समिति थी, हमने बताया था भी उसी के बारे में, 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देते हुए गठित किया था एक आयोग, जिसका नाम है ब्रटलैंड आयोग, और सबसे पहले एसडीजी की परिभाषा इसी ने दी थी, है ना। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वह स्टेटमेंट आपका 169 यहाँ पर दिया गया है, बाकी और किसी में नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र देश भी शामिल किए गए थे 191, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ था, है ना, सन 1992 में, है ना, 172 देश थे। 20 साल बाद रियो डी जनेरियो में हुआ, ब्राज़ील में हुआ था, रियो सम्मेलन था। 2012 में रियो +20 के नाम से जाना गया था, है ना। ये सारी चीज़ें आपको मालूम भी होना चाहिए, है कि नहीं। सतत विकास का एक समाधान नेटवर्क था जो 14 जून 2021 में चलाया गया था, है ना, ये याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य जो होता है ग्लोबल इंडिकेटर्स फ्रेम्स वर्क की संख्या कुल निर्धारित की गई थी 244, याद कर लीजिएगा। ग्लोबल इंडिकेटर्स फ्रेम्स वर्क की संख्या 244 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ठीक है। 244। आप बताइए, सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सूचकांक फ्रेमवर्क में सूचीबद्ध सूचकांकों की संख्या कितनी है, 240। आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, अभी मैंने आपको बताया भी, याद रखिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। भारत में संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित है। सर 12वीं या 11वीं, 12वीं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए जो भारतीय संविधान में कुल बताया गया है, हालांकि अगर हम बात करें तो 12 अनुसूची हैं और 22 भाग है ना। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को, और इस समय अगर हम बात करें 12 अनुसूची 395 से प्लस यानी 425 मान चलिए अनुच्छेद बता दिए गए हैं, 25 भाग बता दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका ऑप्शन सी वाला है 11वीं अनुसूची, जिसमें चर्चा पर चर्चा की जाती है, पंचायती राज को लेकर, जिला पंचायत को लेकर भी बात की गई है इसी में। और आपको बताओ 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। 12वीं जो है नगर पालिका से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, वो नगर प्रशासन की बात करता था, है ना। और 8वीं जो है भाषा से है, आपको मालूम है 22 भाषाएँ हैं। 9वीं जो है आपके भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है वो, है ना, भूमि सुधार से, है ना। 8वीं में सर भाषा है, हाँ 8वीं में भाषा है, 22 भाषाएं दी गई हैं।
पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में जोड़े गए। 2004 में अभी मैथिली, संथाली और डोगरी, बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2004 में, है ना। तो ये आपके सामने ऐसे सवाल भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल को लेकर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से है, शक्ति और कार्य से है? 40। ग्राम पंचायत के संगठन की बात करते हैं 40, यही ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 39 बात करता है आपसे राज्य द्वारा अनुसरणीय नीतियों की बात, और अनुच्छेद 41 बात करता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार, और 42 आपसे बात करता है न्याय संगत, मनोचित और प्रसूति का उपबंध। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2 वाला करेक्ट। भारत में एक विधिक व्यवस्था है जिसमें आधारभूत ढांचे का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पाया है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सिविल विधिक होना चाहिए, लोक विधि होना चाहिए, दंड विधिक होना चाहिए कि प्रशासनिक विधि होना चाहिए? क्या इसका सही जवाब होना चाहिए? सिविल विधि, संसदीय प्रणाली आई। ओके, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखिए लोक जो विधि है जिसको आप क्या बोलते हो, कॉमन लॉ कहते हो, तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे अंग्रेजी कानून का वह हिस्सा जो कानून के बजाय कस्टम और न्यायिक मिसाल से लिया जाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कॉमन लॉ इज़ द सही जवाब इसका हो जाएगा, जो ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन को प्रभाव में लाता है। एक विधिक व्यवस्था के रूप में है ये, यही आपका सही रहेगा। जो सिविल लॉ है ये एक नागरिक कानून के तहत या मालिक नागरिक कानून के तहत व्यक्तियों पर अत्याचार के लिए मुकदमा चला सकता है। आपराधिक या धार्मिक मामलों के बजाय एक समुदाय के बीच निजी संबंधों से संबंधित कानून की प्रणाली के रूप में आ सकता है। और एक अगर हम बात करते हैं तो क्रिमिनल मतलब जो दंड विधि है, क्रिमिनल लॉ, जिसको अपराधियों की सज़ा से संबंधित कानून की एक प्रणाली के रूप में रखा जाता है ना। प्रशासनिक विधि प्रशासनिक कानून का वह विभाजन है जो सरकार की प्रशासनिक एजेंसियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और इसे सार्वजनिक कानून की एक शाखा के रूप में मानने लगता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो जो एक ऐसी विधिक व्यवस्था है जिसमें आधारभूत ढांचे पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव है, वो लॉ विधि, एक प्रकार से कॉमन विधि, जिसको लोक विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा यहाँ पर, करेक्ट जवाब 2 वाला सही जवाब रहेगा। 42वें संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का एक समुच्चय वाला डैश अंत स्थापित किया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही, हाँ, तो यहाँ पे यही आपका सही जवाब हो जाएगा 51 का ए और आपका भाग 4 का या ए। 4 का में मौलिक कर्तव्य के जो है मूल 10 भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया था। आज वर्तमान में कुल 11 हो गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में 11वां, जो अगर हम बात करें 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो जोड़ा गया था, उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर जो है प्रावधान करेंगे या उसे प्रदान करेंगे अवसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम शब्द को ढूंढिए। अच्छा देखिए कितना अभी एक सवाल आया है और भी एक बार एक सवाल हमने देखा था, आज फिर एक सवाल देख रहे हैं विषम से संबंधित, है ना। तो क्या हो सकता है विषम? सौदेबाजी अलग है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें विभाजन, सराधन और अधिनिर्णय एक ऐसी चीज़ें हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में विवाद को निपटाने के संबंध में बात करता था। आपको मालूम होगा विभाजन एक मध्यस्थता की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक विवाद प्रस्तुत किया जाता है ना, और पार्टियों के समझौते में से एक या एक से अधिक मध्यस्थता को जो विवाद पर बाध्यकारी निर्णय लेते हैं उन्हें हम विभाजन कहते हैं। समाधान एक प्रकार की समाधान की प्रक्रिया है ये। फिर अधिनिर्णय की बात होता है एक प्रकार से अगर हम बात करें जजमेंटल, तो अधिनिर्णय किस चीज़ को बताता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया या मामले को न्याय निर्णय के लिए अदालत जाना पड़ सकता है, यानी वह विवादित मामले होते हैं जो औपचारिक निर्णय लिए जाते हैं। एक सराधन होता है, सराधन मतलब होता है विवाद या असहमति के समाप्त करना।
तो यहाँ एक प्रक्रिया सुलह समझौता की बात की जाती है ना, ये प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। और जो आपका सामूहिक सौदेबाजी है, सामूहिक सौदेबाजी वो प्रक्रिया है जो कामकाजी लोग अपनी यूनियन के माध्यम से अपने नियोक्ताओं के साथ, है ना, अनुबंधन पर बातचीत करते हैं और वेतन, लाभ, घंटे, अवकाश, नौकरी, स्वास्थ्य या सुरक्षा या कोई मान लीजिए नीति, काम करना या परिवार को सुरक्षित या संतुलित करने के तरीके इत्यादि चीज़ें जो आती है सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये एक अलग है। आपका ऑप्शन ही सही जवाब है यहाँ पर, विषम मिला है सामूहिक सौदेबाजी वाला ही, जहाँ पे संघ और यूनियन के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला करेक्ट रहेगा यहाँ, बाकी तो सारे आपके सही रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। व्यथित व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन की खुशहाली को जो है खतरे में डालने वाले शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण के सभी रूप के डैश के अंतर्गत आता है। घरेलू, देख लो भैया, घरेलू हिंसा। क्या बात है, घरेलू हिंसा सही रहेगी। शारीरिक नुकसान, चोट पहुंचाना, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खुशहाली, शारीरिक, यौन, भावनात्मक, आर्थिक शोषण के सभी रूप में अंतर्गत आता है। हाँ, घरेलू हिंसा ही सही, हाँ घरेलू हिंसा ही आपका करेक्ट जवाब रहेगा। यहाँ पर पी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। देखिए, यौन उत्पीड़न एक जो है अवांछनीय यौन अग्रिम में अवांछित है जो किसी व्यक्तियों को नाराज या अपमानित या भयभीत महसूस कराता है, यौन उत्पीड़न। और क्या यौन उत्पीड़न में आर्थिक शोषण थोड़ी होगा। नहीं तो मैंने कब बता दिया आर्थिक शोषण? विजय सर कह रहे ना यौन उत्पीड़न। अच्छा, बात करते हैं छेड़छाड़। किसी व्यक्ति विशेष रूप से एक महिला या बच्चे का यौन उत्पीड़न या दुरुपयोग करने की बात होती है, वो छेड़छाड़। अभी आप लोगों ने एक केस सुना होगा, उत्तराखंड में चल रहा है, पुलकित। आप लोगों ने सुना है क्या? न्यूज़ सुना करो, न्यूज़। कौन सा? पुलकित का है, पुलकित आर्या, अभी उत्तराखंड में चल रहा है ना। लड़की का नाम अंकिता है। हाँ, अंकिता वाला केस। हाँ, अंकिता, हाँ अंकिता वाला केस। एक आपराधिक अभित्रास की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक धमकी वाला है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को संपत्ति या प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के साथ दूसरे को धमकी देने वाली प्रक्रिया आती है ये। तो घरेलू हिंसा सही था यहाँ पे। बाकी जो सारे ऑप्शन कुछ यूनिक लग रहे हैं, कुछ हट के हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ही सही रहेगा, आपका बी वाला घरेलू हिंसा। आज का लास्ट सवाल ले लीजिए, यही वाला। RPWD एक्ट 2016 में विशिष्ट जो है दिव्यांगताओं में से न्यूनतम %, दिव्यांगता के लिए प्रमाणित व्यक्तियों को बेंचमार्क दिव्यांगता या डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को कितने रूप में परिभाषित किया गया? देखिए, RPWD 2016 में यह जगह लिया है PWD का 1995 के स्थान पे आया है। PWD में 1995 वाले में, जिसको पर्सन विद डिसेबिलिटी कहते थे, 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी। जब इसी का स्थान RPWD एक्ट ले लिया तो उसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई। संसद के द्वारा ये 2016 में पारित हुआ, लागू किया गया 15 जून 2017 को। याद रखिएगा ये भी डेट। RPWD के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु, देखिए 0 से 6 नहीं बोल रहा हूँ, या आपसे मैं 6 से 18 वर्ष नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं तो यही शायद बोल रहा हूँ ना, 6 से 18 वर्ष बोल रहा हूँ, है ना, यही बोल रहा था। 6 से 18 वर्ष बोल रहा था। 6 से 18 वर्ष नोट करो। 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच को जो बेंचमार्क दिव्यांगता है, प्रत्येक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति की सरकारी संरचनाओं के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो PWD में 3% थे, उसको बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए 5% कर दी गई है। इसके लिए फंड व्यवस्था जो होगा वो राष्ट्रीय और राज्य निधि का जो है निर्माण करेगी। बेंचमार्क दिव्यांगता का जो न्यूनतम होगा वो 40% रखा जाएगा, और गंभीर जो दिव्यांगता होगा वो 80% रखा जाएगा, यानी 80% रखा जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, 26.8 मिलियन देश की कुल आबादी का 2.21% जो है दिव्यांगता के बारे में बताया गया था। और विश्व बैंक ने बताया है दिव्यांग व्यक्ति को 40 मिलियन लोग हैं।
तो ये आरपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी के परिप्रेक्ष्य में इतनी बातें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब अगर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जी सर। हाँ, चलो आज के लिए बस इतना ही, कल बात करेंगे और भी क्लास, कल समाप्त कर